नमस्कार, न्यूज ट्रैक में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। हिटलर के प्रचार सचिव गोएबल्स ने कहा था कि एक झूठ 100 बार बोला जाए तो सच हो जाता है। भारत के लोग वैसे भी बहुत चतुर सुजान हैं, इसलिए भारत के सांसदों ने यह मान लिया है कि झूठ सच हो जाता है अगर सफेद कपड़े पहन के बोला जाए, संसद में बोला जाए। इसलिए सफेद कपड़े पहनने वाले राजनेताओं को यह गुमान हो गया है कि अगर वे झूठ बोलते हैं तो वो कभी भी सच हो सकता है और उन्हें एक झूठ को 100 बार बोलने की जरूरत ही नहीं है। एक बार बोलेंगे तो सच हो जाएगा। इसीलिए इतिहास के तथ्यों को वे प्रायः तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। जब जो चाहते हैं वो बोल देते हैं, क्योंकि अव्यक्त की स्वतंत्रता के वही रखवाले हैं। हमें आपको अव्यक्त की स्वतंत्रता उनके मार्फत ही मिलती है। इसलिए जो अव्यक्त की स्वतंत्रता का रखवाला है वो निश्चित तौर से उसका ज्यादा सदुपयोग या दुरुपयोग दोनों कर सकता है। वह कर क्या रहा है, इसे आप सब मिलकर तय कीजिए। ऐसा करने के पीछे राजनेताओं का भारतीय इतिहास के प्रति ज्ञान नहीं होना भी है। सुनी सुनाई बातों को तूल देकर वे ऐतिहासिक असत्य को तर्क के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसका हालिया उदाहरण है समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन का यह कहना कि चित्तौड़ के राणा सांगा ने लोदी बादशाह इब्राहिम लोदी को हराने उज्बेकी लुटेरे मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर को भारत बुलाया था। इस सांसद को अपने गुरु राम मनोहर लोहिया के इतिहास पर लिखे ग्रंथ को जरूर पढ़ना चाहिए। लोहिया जी की इस बाबत एक किताब है जिसका नाम है इतिहास चक्र, व्हील्स ऑफ हिस्ट्री। उसमें उन्होंने इस तरह के तमाम भ्रांतियों को दूर करने की कोशिश की है, लेकिन राजनेताओं को पढ़ने का तो समय ही नहीं है। पढ़ना उनकी आदत में नहीं है, उनकी तौहीन है। पर रामजीलाल सुमन के लिए जानना जरूरी हो जाता है कि भारतीय इतिहास इस बात का गवाह है कि महाराणा संग्राम ने जर्जर लोधी साम्राज्य के अंतिम बादशाह इब्राहिम लोधी को कई बार हराया था। बेहतर होता लोहिया का यह अनुयायी खानजादा राजा हसन खान मेवाती का जिक्र करता। यह राजा हसन मेवाती ही थे जिन्होंने राणा सांगा के साथ बाबर से लड़ाई की थी। खानजादा राजा हसन खान मेवाती जहीरुद्दीन बाबर से खंडवा के मैदान में लड़े थे। चित्तौड़ के राजा संग्राम सिंह के साथ थे। इसीलिए बाबर को राजपूत और सुन्नी अफगान संयुक्त सेना से मुकाबला करना पड़ा था। राजा हसन खान का जन्म अलावल खां मेवाती के घर हुआ था। उनके वंशज करीब 200 साल मेवात की रियासत पर राज करते रहे। बाबर उस समय हसन खां मेवाती से भी भयभीत था। हसन खां का क्षेत्र मेवात यानी दिल्ली के आसपास था। इस कारण हमेशा ही वो बाबर की आंखों में चुभता रहा। अतः बाबर ने राजा हसन खान को यह कहा कि हम और तुम दोनों एक ही धर्म के लोग हैं। उन्हें लालच दिया ताकि मेवात की रियासत पर कब्जा किया जा सके। लेकिन राजा हसन खां बाबर के लालच में नहीं आए। उन्होंने कहा, तू विदेशी हमलावर है, इसलिए मैं अपने वतन के भाई राणा सांगा का साथ दूंगा। खंडवा के मैदान में भयंकर युद्ध शुरू हुआ। राजा हसन खां मेवाती अपने लाव लश्कर और 1200 सैनिकों को साथ लेकर राणा सांगा की मदद के लिए युद्ध मैदान में कूद पड़े। लड़ते हुए हसन खां और उनके बेटे नाहर खां 15 मार्च 1527 को मैदान में शहीद हो गए। ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर हसन खान को बाबर ने किस किस तरह के प्रलोभन दिए और क्या क्या नहीं कहा। इतिहास के पन्ने पलटें तो पता चलता है कि राजा हसन खान मेवाती को बाबर ने एक खत लिखा था। उस खत में लिखा था कि बाबर भी कलमा गो है और हसन खान मेवाती तुम भी कलमा गो हो। इस प्रकार एक कलमा गो दूसरे कलमा गो का भाई है। इसलिए राजा हसन खान मेवाती को चाहिए कि बाबर का साथ दें। लेकिन बाबर के इस खत का जो जवाब राजा हसन खान ने दिया वह दिलचस्प है। उन्होंने कहा, बेशक हसन खान मेवाती कलमागो है और बाबर भी कलमागो है, मगर मेरे लिए मेरा मुल्क भारत पहले है और यही मेरा ईमान है। इसलिए मैं राणा सांगा के साथ मिलकर बाबर के खिलाफ युद्ध करूंगा। भारतीय मुसलमानों को सदैव याद रखना होगा कि इब्राहिम लोदी भारतीय बादशाह था। भारत में जन्मा, पला
और यही सुल्तान बना। उसे उज्बेकी डाकू जहरुद्दीन बाबर ने मार डाला। बाबर ने इब्राहिम पर जिहाद बोला था। क्या विकृति थी! जब बाबर हसन खां को मारता है तब नहीं सोचता है। बाबर को भारत का निर्माता मानने वाले विकृत मानसिकता की जमात पर दुख होता है। तैमूर ने अपने विरोधियों के खिलाफ उनकी धार्मिक मान्यताओं के बावजूद एक अभ्यास तैयार किया। खोपड़ी का टावर बनाने का उद्देश्य सिर्फ महान जीत दर्ज करना नहीं था, बल्कि विरोधियों को आतंकित करना भी था। बाबर ने पहले भी दिल्ली पर आक्रमण किया था। ऐसे में जो लोग बाबर को बुलाने की बात कह रहे हैं, उनके लिए यह जानना जरूरी हो जाता कि अगर राणा सांगा ने उसे बुलाया होता तो उसके पहले के आक्रमण किस उद्देश्य से किए गए थे। 1505 में बाबरनामा में बाबर ने ये बातें क्यों लिखी हैं कि दिल्ली तैमूर का इलाका है और वो इसे प्राप्त करना चाहता है। उन्होंने कहा कि लोदी के दो रिश्तेदार दौलत खान और अलम लोदी बाबर को बुलाने जाते हैं। सांगा ने न्योता दिया था, इसका उल्लेख सिर्फ बाबरनामा में किया गया है। इसके अलावा किसी इतिहासकार ने इस बात का कोई जिक्र नहीं किया है। बाबरनामा पर हमें यकीन क्यों करना चाहिए, वह भी तब जब भारत के सभ्यता और संस्कृति पर इतने कुठाराघात बाबर ने किए। बाबर ने उस समय सामाजिक विघटन किया, लोगों को धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया। एक किताब में लिखी हुई एक छोटी सी बात को आप सच मानते हैं और दुनिया के किसी भी इतिहास के किताब में इस बात का जिक्र नहीं है, तो आप उस पर यकीन करने को तैयार क्यों नहीं है? साफ है, आपका मन साफ नहीं है, आपका दिमाग साफ नहीं है। वैसे भी इब्राहिम लोदी इतना बड़ा शासक नहीं था कि उसके लिए बाबर को बुलाया जाता। राणा सांगा पहले भी इब्राहिम लोदी को युद्ध में हरा चुके थे। बाबर और राणा सांगा के विवाद में मुगलों से हमदर्दी जता रहे तमाम नेता, सांसद, विधायक कुछ न कुछ बोलने के लिए मुंह खोल देते हैं। उन्हें यह जानना चाहिए कि नेहरू ने मुगल साम्राज्य के बारे में अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है कि औरंगजेब कट्टर था और उसने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया, उनके मंदिरों को नष्ट किया, जिससे साम्राज्य में असंतोष बढ़ा। अपने माननीयों से, सांसदों से राजनीतिक दल तो अपील करेंगे ही नहीं कि वो कुछ पढ़ें, और जिन्हें उन्होंने अपना प्रतीक पुरुष बना रखा, प्रेरणा पुरुष बना रखा, जिनके चित्र उन्होंने अपने बैनर और पोस्टर पर लगा रखे हैं, उनके बारे में जानें। पर हम जनता के लोग ये अपील कर सकते हैं कि कुछ बोलने से पहले कुछ पढ़ लिया कीजिए महाराज, क्योंकि आप भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं और आपके प्रतिनिधित्व करने की वजह से ढेर सारे भारतवासियों को कई बार शर्मसार होना पड़ता है। इस बार इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।